जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, आज शुरुआत करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ की। ये टेस्ट सीरीज़ रहने वाली है यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है उसका जो जीएस पोर्शन है उससे रिलेटेड। और देखिए, ये टेस्ट सीरीज जो है घटना चक्र से मैंने ली है। और जब मैंने इसके क्वेश्चंस देखे तो मुझे काफ़ी हद तक ये रेलिवेंट लगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे उनके पैटर्न पे ये बनाए गए हैं, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ में जो है शेयर कर सकता हूँ इसको। आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। इसमें देखिए करीब 20 टेस्ट पेपर्स रहने वाले हैं। 20 टेस्ट पेपर्स हम पूरे के पूरे कंप्लीट करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी, जो इसके एक्सप्लेनेशन रहेगा, वो मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा। जो चीज़ें इसमें से नहीं पढ़ने वाली हैं वो मैं आपको इसमें आपको नहीं बता रहा हूँ। साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ इसमें पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। तो देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के बेसिस पे मैं आपको इसको बताऊँगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 16 जुलाई 2022 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री ने लगभग 14,850 करोड़ की लागत वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ से किया। तो देखिए, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बिल्कुल करंट अफेयर्स में। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कैथरी गांव, जालौन से। तो देखिए, जालौन में जो तहसील उरी है उसका गांव है कैथरी, और वहाँ से प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था। देखिए, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है ये बनाया गया है यूपीईआईडीए द्वारा। तो पूछा जा सकता है किसके द्वारा निर्माण किया गया है। ये किया गया है यूपीईआईडीए। तो आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे। यूपीईआईडीए की फुल फॉर्म में एक बार को अगर जो है पूछी जाती है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके अलावा इस क्वेश्चन से कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद में देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुआ। तो देखिए, ये जो गेम्स हुए ये कहाँ पे हुए, ये हुए बर्मिंघम में, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। और बर्मिंघम कहाँ पे है, तो बर्मिंघम है इंग्लैंड में। आपको पता भी होगा बर्मिंघम इंग्लैंड में है। तो बिल्कुल याद रखें, जो कोई भी इस तरीके के बड़े इवेंट्स होते हैं उनकी जगह आपको पता होनी चाहिए। इसमें जो है हमारे 215 एथलीट्स ने भाग लिया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना। बस इसमें आप एक चीज़ और याद रखेंगे कि इसका जो शुभांकर था वो किसको बनाया गया। तो इसका जो शुभांकर का नाम था वो दिया गया पेरी पेरी द बुल करके। पेरी द बुल करके इसके शुभांकर का नाम दिया गया है, पेरी द बुल। और देखिए, बुल का मतलब है एक तरीके से जो सांड होता है उसको कहा जाता है। तो पेरी द बुल, ये बात कही गई है। ये शुभांकर है किसका, कॉमनवेल्थ गेम्स का। कॉमनवेल्थ गेम्स को राष्ट्रमंडल खेल भी कहा जाता है। और देखिए, इसके बाद में धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो देखिए, ये जो विषय है ये किससे रिलेटेड है, धारणीय विकास। इंग्लिश मीडियम वाले जो इसको देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, किससे रिलेटेड है आपको पता चल गया होगा। ये रिलेटेड है प्राकृतिक संसाधन। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब जो होता है वो एक ऐसी अवधारणा है कि आपको वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना है। तो इसका इंग्लिश में एक बार मैं बता देता हूँ कि यूजिंग द प्रेजेंट रिसोर्सेज इन दैट वे, कि आने वाली जो जनरेशन है वो भी उनका उपयोग कर सके, उनके लिए भी वो संरक्षित हो सके। तो इसलिए हमें जो है एक न्याय संगत, एक रीजनेबल यूज़ करना है और उसका संरक्षण करना है, सेविंग करनी है जो भी रिसोर्सेज हमारे पास में है, साथ ही उचित प्रबंधन करना है, उसका मैनेजमेंट हमें करना है। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। देखिए, एक इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। आपको जो 17 गोल्स है ना, जो SDG गोल्स हैं वो बिल्कुल आप याद कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है। 17 SDG गोल्स मैं या तो मैं करा दूंगा आपको ट्रिक्स द्वारा, आप नहीं तो खुद से भी कर सकते हैं। 14 जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है मोमेंटम फॉर चेंज। तो मोमेंटम फॉर चेंज जो है क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई। तो देखिए, जो ये चीज़ होती है थीम वाली चीज़ आपको थोड़ी याद रखनी है। और इसमें जो ये टर्मोलॉजी है क्लाइमेट चेंज, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बिल्कुल क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे ज़रूर। और मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि क्लाइमेट चेंज का मतलब क्लाइमेट न्यूट्रलिटी का मतलब है कि वास्तविक परिणाम प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति, कंपनियां, सरकारों के प्रयास हैं, किस लिए, कि एक जो है क्लाइमेट न्यूट्रलिटी लेके आई जाए। क्लाइमेट न्यूट्रलिटी का मतलब जो हमारा पहले जिस तरीके से क्लाइमेट था वैसे ही हम एक क्लाइमेट बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये मोमेंटम फॉर चेंज है और ये किसके द्वारा परिवर्तित की गई, UNFCCC द्वारा। तो ये UNFCCC, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है एक इंस्टीट्यूशन है, तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। मैं आपको बता दूं, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। इसके बाद में देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में मैंग्रोव जो ज्वारीय वन है, ज्वारीय वन जिनको कहा जाता है, मैंग्रोव उनको कहा जाता है, मतलब बेसिकली मैंग्रोव कहा जाता है ज्वारीय वन को।
ये वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है कहाँ पे पाई जाती है? तो देखिए ये मुख्यतः पाई जाती है ऐसी जगह पे जहाँ पे डेल्टा बने या समुद्र के पास जो है ज्वार वाले भाग हों, उन पे आती उस तरीके के पार्ट पे ये मैंग्रोव्स होते हैं। तो देखिए इन ऑप्शंस में से आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है सही? तो सबसे ज़्यादा जो है मुख्यतः सुंदरबन में पाई जाती है। सुंदरबन ऐसी जगह है जहाँ पे ये ज़्यादा रूप में विशेष रूप से पाई जाती हैं। और इसके लिए क्या है, इनको मैंग्रोव्स भी कहा जाता है क्योंकि ये जो वहाँ पे जो है लैंड और वाटर का जो है मिलन होता है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। इसके बाद में देखिए 6th क्वेश्चन, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो देखिए उसका जो नाम है वो है मेहरगढ़। सबसे ज़्यादा जो प्राचीनतम स्थायी जीवन है, प्राचीनतम स्थायी जीवन मतलब बेसिकली आप परमानेंट सेटलमेंट की बात कर रहे हैं और सबसे पुराना हो तो वो है मेहरगढ़। तो देखिए मेहरगढ़ जो है वो लगभग 7000 BC पुराना माना जाता है। जबकि जो ये हैं बाकी और जो जैसे कालीबंगा हो गया, ये अराउंड 3500 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। तो 7000 तो काफ़ी पुराना हो गया मेहरगढ़, इसलिए इसको प्राचीनतम स्थायी जीवन के कहा जाएगा। इसका आंसर जो होगा मेहरगढ़ होगा। इसके बाद में देखिए ये मेहरगढ़ बेसिकली है क्या, आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। इसमें बलूचिस्तान के जो कच्छ मैदान है, जो कच्छ मैदान है बलूचिस्तान के, वहाँ पे ये मेहरगढ़ पार्ट पड़ता है। इसके बाद में देखिए 7th क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। यहाँ से एक क्वेश्चन देखिए आप मान के चल सकते हैं, शुरुआती आपके सिलेबस की यहाँ से हो रही है 1857 से 1950 तक। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट आपके सिलेबस में है और इसका जो प्रतीक था वो था कमल और रोटी, कमल और रोटी। तो इसमें देखिए एक चीज़ और आप बिल्कुल जो 1857 का जो नेतृत्व कर रहे थे लीडर्स, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो चीज़ मैंने कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट और जो कराए हैं उनमें वीडियोस में बताया है, आप वो जाके भी देख सकते हैं। 8th क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। तो देखिए जो पश्चिमी हिमालय है, वेस्टर्न हिमालयज़ है, वहाँ पे कौन सा सबसे जो प्रमुख संसाधन कौन सा है? पश्चिमी हिमालय में जो संसाधन है वो प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। कौन से संसाधन है? वो है वन। तो इसका जो आंसर है वो है वन। 8th का आंसर वन रहेगा। ये आपको याद रखने के अराउंड 65% जो वहाँ का प्रदेश है, मतलब सॉरी जो प्रदेश हैं जिनमें पश्चिम हिमालय आते हैं, तो अराउंड 65% वन ही उन जगह को क्या करते हैं, उन प्रदेशों को घेरे रखते हैं। तो अराउंड 65% देखिए काफ़ी हो जाता है, आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे। इसके बाद में देखिए 8th क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो देखिए भारत में जो लौकिक सार्वभौमिकता है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। इस वजह से है, किस वजह से, मतलब ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता तो है लेकिन संविधान की जो प्रस्तावना है वो किन चीज़ों से आरंभ होती है, इसलिए लौकिक सार्वभौमिकता है। तो ये है, इसका आंसर है आंसर डी, कि हम भारत के लोग। देखिए आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी, उसमें आपने पढ़ा होगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। तो इसलिए यहाँ पे लौकिक सार्वभौमिकता है, पीपल्स की जो है सबसे ज़्यादा जो है लोग जो है सबसे, जनता जो है सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। तो इसका मतलब ये है लौकिक सार्वभौमिकता था। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो देखिए जो भारतीय गणतंत्र है, इंडियन रिपब्लिक, उसका प्रमुख कौन है? इसका प्रमुख माना जाता है राष्ट्रपति को। देखिए पॉलिटिकल हेड जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री, स्टेट का हेड जो है वो राष्ट्रपति है, वो जो है राष्ट्रपति है, या हेड ऑफ स्टेट कहा जाएगा राष्ट्रपति को और हेड ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है प्रधानमंत्री को। तो इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आर्टिकल्स वाले पार्ट आपको बिल्कुल कवर करना है। आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल आप ये निश्चित कर लें कि आपसे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछली बार ही 3 क्वेश्चन मैंने देखे हैं क्वेश्चन पेपर में। तो आप बिल्कुल इस चीज़ को तो बिल्कुल कवर करें। इसके ऊपर मैंने एक इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं पूरी की पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको 1-2 बार देख लेंगे और आपको नहीं पता है तब भी आप उसको याद कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है, देखिए आर्टिकल नंबर 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन से, जो इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग है, उससे रिलेटेड होता है 324। इस 324 आर्टिकल के तहत क्या होता है, संसद एवं राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने, बाकी सारी चीज़ें इसमें संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, ये सब दिया जाता है। इसमें देखिए जो इंडिया का इलेक्शन कमीशन है वो पंचायत राज इलेक्शंस नहीं कराता है, तो आप बिल्कुल याद रखें। जो स्टेट्स का जो इलेक्शन कमीशन होता है वो पंचायत के इलेक्शंस कराता है, तो आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। लघु और सीमांत किसानों की पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब आरंभ की गई? इस तरह का क्वेश्चन आपका बिल्कुल बन सकता है डेट वगैरह से। तो देखिए ये जो योजना शुरू की गई थी 12 सितंबर से की गई थी 2019,
तो आपको लगेगा कि 2019 से क्वेश्चन पूछ लिया, तो देखिए 2019 से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं या इस प्रोग्राम से जो न्यूज़ में रहते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और देखिए लास्ट टाइम जैसे कि पूछा गया था कि जो बेसिकली उत्तर प्रदेश का जो प्रदेश सॉरी जो राज्य दिवस है वो कब मनाया जाता है, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था, तो वो भी पूछा गया था। तो आप बिल्कुल इन चीज़ों के लिए तैयार रहें। एक आध क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपको आउट ऑफ द बॉक्स ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये विकसित किया गया महबूब उल हक द्वारा। महबूब उल हक द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्रीय जो यूएन यूनाइटेड नेशंस HDI इंडेक्स निकलता है, वो शुरुआत की गई किसके वो विकसित किया गया किसके द्वारा? महबूब उल हक द्वारा। तो देखिए महबूब उल हक जो है ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं ये। तो आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। कई बार जो है हमें लगता है कि पाकिस्तान के लोग कुछ नहीं कर सकते, आप इसको बिल्कुल याद करिए। और इसमें जो है देखिए हमारे जो अमर्त्य सेन हैं, उन जैसे अर्थशास्त्रों ने भी इसमें सहयोग किया था, तो आप बिल्कुल याद रखें। इसके बाद में देखिए 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिज्ञात शोध प्रश्न, ये देखिए आपका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से आ गया क्वेश्चन। अभिज्ञात शोध प्रश्न अथवा जो उद्देश्य से संबंधित प्राथमिक अध्ययनों का पूर्णात्मक रीति से सार संक्षेपण जो है और व्याख्या करने को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये बेसिकली जो है ये है कि पहले क्या किया जाता है, एक तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है या समराइज़ किया जाता है। जो प्रीवियसली पब्लिश्ड जो भी चीज़ें हैं पहले पब्लिश की गई हैं, उनको क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई किया जाएगा और समराइज़ किया जाएगा। तो इस प्रणाली को कहते हैं वृत्तांत पुनरीक्षा। इसका जो आंसर होगा C होगा, वृत्तांत पुनरीक्षा। और इसमें क्या होता है? अभिज्ञात शोध अथवा उद्देश्य से संबंधित प्राथमिक अध्ययनों को गुणात्मक रीति से सार संप्रेषण किया जाता है। तो देखिए एक तरीके से एक्सप्लेनेशन किया जाता है, जो भी पीछे काम किए गए हैं उनकी व्याख्या की जाती है और उनका क्या है, उनको समराइज़ किया जाता है। तो ये सारे काम जो हैं वृत्तांत पुनरीक्षा में होता है। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है, जब एक उत्तरदाता को स्वयं को मापे जाने की जानकारी होती है तो उसके व्यवहार पर इसके प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो देखिए जब किसी उत्तरदाता जो होता है, मान लीजिए मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरे को पता है कि मेरे व्यवहार से क्या चीज़ होने वाली, उसका क्या प्रभाव होगा, और उसके बाद में मैं उसको क्या कर दूँ, उसको उसका प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है, तो उस चीज़ को कहेंगे प्रतिक्रियात्मकता। क्रियात्मकता। तो देखिए प्रतिक्रियात्मकता इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हिंदी के शब्द बोलने में, तो प्रतिक्रियात्मकता जो है वो इसका आंसर रहेगा। इसके बाद में देखिए 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार 10+2+3 शिक्षा प्रणाली तैयार की गई? तो ये देखिए 10+2+3 शिक्षा प्रणाली जो है, इसमें सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो जाता है वुड्स डिस्पैच को। और देखिए ये इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है एजुकेशन फील्ड में, तो बिल्कुल याद रखेंगे आप। एक वीडियो भी मैंने बनाई है पूरी की पूरी कि आपको जो है जो कमीशंस रहे हैं 1857 से अब तक, या उससे पहले 1857 से पहले के भी जो कमीशंस रहे हैं वो मैंने उसमें सारे इंक्लूड किए हैं। और ये क्वेश्चन आएगा बिल्कुल, आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 10+2+3 शिक्षा प्रणाली जो तैयार की गई वुड्स डिस्पैच द्वारा तैयार की गई थी। वुड्स डिस्पैच के बारे में बता दूँ, ये 1854 में लाया गया था। 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था, इसी को भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और देखिए काफ़ी सारे जो हैं महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें हुई थी। इसके बाद में देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था, वो किया था डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। तो एलन एम ट्यूरिंग ने इसका आविष्कार किया था, एलन एन ट्यूरिंग ने, बिल्कुल याद रखेंगे आप। तो कंप्यूटर जैसी चीज़ें जो हैं रिसेंटली काफ़ी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। और इन्होंने जो तैयार किया था, जो भी कंप्यूटर पहला तैयार किया था इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, उसको कहा गया था क्लॉसिस उसको बोला गया था। और इसका जो है इसमें सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में 18 क्वेश्चन देखिए, CPU और इनपुट आउटपुट के बीच में सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रण करता है? तो देखिए CPU और इनपुट आउटपुट के बीच जो सिग्नल है उस मूवमेंट को जो कंट्रोल करता है वो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इसको कंट्रोल करती है। क्वेश्चन नंबर 19, माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक निम्नलिखित में किसके उदाहरण है? तो देखिए ये जो उदाहरण है माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक, ये उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस के। इनको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। देखिए माउस से आप क्या करते हैं, जो माउस होता है आपके कंप्यूटर में, उससे आप क्या करते हैं, किसी चीज़ पे पॉइंट करते हैं। ऐसे ही ट्रैकबॉल भी होती है और ऐसे जॉयस्टिक भी होती है। जॉयस्टिक गेम वगैरह खेलने के लिए होता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है पॉइंटिंग डिवाइस है। और इसके अलावा देखिए जो इनपुट डिवाइस होती हैं वो क्या करती है, उसका काम क्या होता है, ये थोड़ा आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए
वो क्या करते हैं, इनपुट देने या कमांड देने का काम करते हैं कंप्यूटर को। और इसके साथ में एक चीज़ और मैं आपको जोड़ देता हूँ, इसमें माउस की बात आई है तो माउस जो है देखिए 3 प्रकार के होते हैं, और एक होता है मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और कॉर्डलेस या वायरलेस माउस। तो देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर आपको पता होना चाहिए। चलिए आप कमेंट करके बताएंगे कि मैकेनिकल माउस में, ऑप्टिकल माउस में और कॉर्डलेस या वायरलेस माउस में क्या अंतर होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि कॉर्डलेस या वायरलेस माउस है वो कौन से होते हैं। तो जो वायरलेस माउस है वो होते हैं जहाँ पे जो है आपको वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो है बेसिकली वाईफाई के थ्रू वो माउस चलते हैं। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 20, जो मशीन लैंग्वेज है उसका प्रयोग करती है। तो देखिए मशीन लैंग्वेज जो है किसका प्रयोग करती है ये बताना है हमें। तो इसका जो आंसर होगा वो है CPU प्रोसेसिंग कोड का। मशीन लैंग्वेज बेसिकली क्या होती है, मशीन लैंग्वेज होती है कि कंप्यूटर की आधारभूत भाषा, जो फंडामेंटल लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की वो होती है मशीन लैंग्वेज, जो कि 0 और 1 पे काम करती है, इन दोनों अंकों पे ही काम करती है। और ये एकमात्र कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि कंप्यूटर द्वारा सीधे सीधे समझी जाती है। तो 0-1 की लैंग्वेज जो है कंप्यूटर को समझ में आती है। इसको जो प्रयोग करती है ये CPU प्रोसेसिंग कोड का एक कोड बनता है 0 और 1 की फॉर्म में, उसी को कंप्यूटर जो है पहचानता है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, फॉर प्रॉफिट बिजनेस द्वारा निम्नलिखित में किस डोमेन को प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये काफ़ी रिच क्वेश्चंस हैं, आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं या जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। फॉर प्रॉफिट जो बिज़नेस है उसमें कौन से डोमेन, तो देखिए डोमेन ये इस तरीके की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डोमेन किसको कहा जाता है, तो देखिए बाद में जो है ना, जहाँ आपने देखा होगा EDU लग गया या MIL लग गया है बाद में किसी भी एड्रेस के बाद में, तो उसको वो एक डोमेन होता है। बेसिकली एक डोमेन आपको ख़रीदना पड़ता है और उसी के तहत आपकी जो है वेबसाइट वो काम करती है। तो ये फॉर प्रॉफिट जो बिज़नेस रहेगा इसका जो डोमेन रहेगा वो रहेगा .com। ये आंसर होगा इसका, .com इसका आंसर रहेगा, क्योंकि देखिए .com का मतलब है कमर्शियल उपयोग। और देखिए EDU का मतलब है एजुकेशन से रिलेटेड जो भी डोमेन्स होंगे वो उसके बाद में, उस एड्रेस के बाद में .edu लगेगा, .mil लगेगा जो भी मिलिट्री के संबंध में रहेगा। और ये अमेरिका रक्षा विभाग से संबंधित है। जो देखिए अमेरिका में अगर कोई भी चीज़ मिलिट्री से रिलेटेड रहेगी वेबसाइट तो उसमें .mil लगेगा। .net जो रहेगा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगी उनमें लगेगा। ORG जो लगेगा देखिए पूछा जा सकता है, ORG काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो .org जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगता है। अब देखिए दोस्तों कल आते हैं 22 क्वेश्चन पे। तो 22वां क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में रायसीना डायलॉग। देखिए रायसीना वगैरह जो ये थोड़े से ना आपने सुनते हो आप इन नामों को, लेकिन पढ़ते नहीं इनके बारे में, ये पूछ लिए जाते हैं। रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण, तो देखिए ये 7वां संस्करण था। और इसका आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ। तो देखिए रायसीना डायलॉग मोस्टली जो होते हैं अगर वो दिल्ली में होते हैं, तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, दिल्ली रहेगा। ये किसके द्वारा, एक नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ, तो ये 25 से 27 अप्रैल के बीच में हुआ था। और इसका जो इसमें जो था ना ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, उसके सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा रायसीना डायलॉग कराया गया था। और इसकी देखिए थीम इंपॉर्टेंट है, तो आपको इतना बता दें कि कहाँ पे कौन सी सिटी में हुआ था, थीम इसके आप मुझे बताएंगे। चलिए फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, आपको इतना जो है काम नहीं कराते हैं, मैं ही आपको बता देता हूँ कि इसकी जो थीम है वो है, एक थोड़ा अजीब से नाम है, टेरा नोवा, इम्पैशनेटेड और इम्पेशेंट, इम्पेरिल्ड। तो ये इसकी थीम रहेगी। मैं एक बार आपको लिख के बता देता हूँ, इसका नाम है टेरा नोवा, TERRANOVA, टेरा नोवा। और इसके बाद में आगे क्या है, इम्पेशेंट और इम्पीरियल्ड। तो ये रहेगी इसकी थीम, इम्पेशेंट जो है पैशन वाला जो होता है पैशन, और उसके बाद में देखिए इम्पेशेंट, और फिर क्या रहेगी, इम्पीरियल्ड। और देखिए बुक में क्या है, बुक में गलती दे रखी है इसमें, लेकिन आप करेक्ट कर लेंगे, इम्पेशेंट होना चाहिए, और इम्पेशेंट और इम्पीरियल्ड ये इसकी थीम रहेगी। इसके बाद में देखिए मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना ने किस कंपनी के सहयोग से अपने विभिन्न वाहनों के बेड़े के लिए फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव पहल की शुरुआत की है। तो देखिए वायुसेना ने जो है, इसमें क्या होगा कि ऊपर ही ऊपर जो है फ्यूल भर दिया जाएगा, वाहनों में जो है फ्यूल भर दिया जाएगा ऊपर ही ऊपर। देखिए फ्यूल ऑन मूव की पहल की शुरुआत की है, तो ये शुरुआत की गई थी IOCL द्वारा, IOCL के साथ में शुरुआत की थी भारतीय वायु सेना ने। तो इतना आप इसको याद रखेंगे। इसमें जो है उड़ते हुए उसमें ही जो है भरा जाएगा, फ्यूल भरा जाएगा। इसके बाद में देखिए ग्लोबल मार्केट आउटलुक फॉर सोलर पावर 2022 से 26 की रिपोर्ट कहाँ जारी की गई। तो देखिए ये कहाँ जारी की गई,
ये की गई है म्यूनिक में। म्यूनिक इसका आंसर रहेगा। तो म्यूनिक है जर्मनी में, म्यूनिक है जर्मनी में। अब इसमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये ग्लोबल मार्केट आउटलुक फॉर सोलर जो रिपोर्ट है ये किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है ये आप मुझे बताएंगे। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो पीछे भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इसको हम लिखेंगे UNFCCC। तो ये देखिए जलवायु परिवर्तन पर, जलवायु परिवर्तन पे है ये, और किससे रिलेटेड है, ये बेसिकली है रिलेटेड ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी करनी है। तो एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को हमें कम करना है, ये उससे रिलेटेड है। और देखिए ये जो कन्वेंशन है ये पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये UNFCCC। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बता दी थी। इसके बाद में देखिए पेड़ पौधे एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट हुआ है जो लास्ट ईयर आपके एग्जाम में पूछा गया था, और इसका जो आंसर है वो आपको पता भी होगा, मैं बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की। तो इसका जो आंसर है वो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, और इसको हम क्या कहेंगे, ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन। तो ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन दोस्तों आप चलिए कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट में क्या अंतर होता है, ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन में क्या अंतर होता है। देखिए इसी तरीके से आप इंगेजमेंट करेंगे, अगर कमेंट में बताएंगे, आपको कम पता है तब भी आप बताइए, आपको ज़्यादा पता है आप बिल्कुल रिवीजन आपका होगा और एक इंगेजमेंट आपका बनेगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। तो देखिए ये क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे, इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल मान के चलिए। देखिए मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, जितना मैंने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया है, तो आपके बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आप बिल्कुल ना नकारें। एक वीडियो के ज़रिए मैंने आपको बताने, एक नहीं कई वीडियोज़ बनाई हैं जिसके ज़रिए मैंने बताने की कोशिश की है कि पॉलिटी में किस तरीके से पढ़ना है और हिस्ट्री में किस तरीके से पढ़ना है, ये सब मैंने आपको बताया। तो देखिए इसका आंसर पता होगा, इजी क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है 1907 में। 1907 में सूरत की फूट कहा जाता है, सूरत स्प्लिट कहा जाता है इंग्लिश वालों के लिए, सूरत स्प्लिट। इसमें तो देखिए जो क्या हुआ था, नरमपंथी और गर्मपंथी जो थे दोनों अलग अलग गुटों में बट गए थे। तो कांग्रेस में ही दो गुट बन गए थे, एक एक्सट्रीमिस्ट और एक मॉडरेट्स। जो एक्सट्रीमिस्ट है उनको क्या कहा जाएगा, गरम दल, और मॉडरेट जो थे उनको कहा जाएगा नरम दल। तो देखिए गरम दल जो थे उसका नेतृत्व कर रहे थे गंगाधर तिलक। गंगाधर तिलक जो है उसका गंगाधर तिलक जो है उसका नेतृत्व कर रहे थे। और इसमें आपने सुना होगा लाल बाल पाल, तो ये गरम दल के ही नेता थे। इनकी देखिए चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे इनका फिर जो है मिलान कहाँ पे हो गया था, कहाँ पे मिल गए थे। जो मैं आपको बता देता हूँ, लखनऊ पैक्ट हुआ था। आप इसकी डेट बताएंगे लखनऊ पैक्ट की। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम। तो देखिए जो आपका ज्योग्राफी का पहला ही टॉपिक है यूनिवर्स वाला, कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और सोलर सिस्टम, वहाँ से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो पृथ्वी की जुड़वा बहन है वो कौन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र जो है वो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, और इसको इंग्लिश में वीनस कहते हैं। और देखिए ये जुड़वा बहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साइज़ में जो है पृथ्वी के आसपास ही है, मिलता जुलता है। और इनका जो टाइम पीरियड है बनने का, अगर यूनिवर्स की दृष्टि से देखें, हम इनकी फॉर्मेशन की दृष्टि से देखें, तो इनका जो टाइम पीरियड है वो एक ही रहा है लगभग। और देखिए इनकी जो केमिकल मेकअप है, जो इनकी रासायनिक अभिसंरचना है, स्ट्रक्चर है, वो भी एक जैसा सही है। और इसके अलावा वीनस के बारे में और मैं बता देता हूँ कि ये चमकीला ग्रह इसी को कहा जाता है, सुबह का तारा, शाम का तारा इसी को कहा जाता है। इसके बाद में देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जो है, देखिए एरिक जैसे क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और निम्नलिखित में किस संगठन में ERIC इसको हम पढ़ेंगे एरिक करके, एरिक ही इसको बोला जाता है। किससे रिलेटेड है ये, तो देखिए ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है NCERT से, NCERT से रिलेटेड है ये। इसकी फुल फॉर्म है एजुकेशनल, एरिक की फुल फॉर्म बता रहा हूँ मैं, पूछी जा सकती है, बिल्कुल टिक कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे, एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेशंस कमेटी जो है पूछी जा सकती है। अब देखिए एक और मैं इसके साथ में फैक्ट जोड़ देता हूँ, IQAC की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, एजुकेशन से रिलेटेड है। तो IQAC की फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके ज़रिए ना देखिए आप दो चीज़ों को और पढ़ेंगे। IQAC की अगर फुल फॉर्म देखिए सर्च करेंगे आप, तो इसके अलावा दो चीज़ों को और पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में बिल्कुल आ सकती है। इसके बाद में देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है आज का, निम्नलिखित में कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप नहीं है इसमें जो आंसर होगा वो है प्रमाणिक विचलन। तो देखिए प्रमाणिक विचलन जो है ये बेसिकली विचलनशीलता का जो है स्थायी सूचकांक है। प्रमाणिक विचलन जो है वो विचलनशीलता का स्थायी सूचकांक है, जबकि
ये मध्यमान, माध्यमिक और बहुलक जो है मीन, मीडियन, मोड, ये जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। इनको क्या कहा जाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ये बेसिकली देखिए क्यों क्वेश्चन पूछा गया है, आपको लगेगा मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन नहीं है ये। रिसर्च में इन चीज़ों का यूज़ होता है, जब आप डेटा कलेक्ट करते हो इन चीज़ों का बिल्कुल यूज़ होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं कहूँगा कि एक थोड़ा सा बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर था ये। 30 क्वेश्चन थे, आप इन्हीं को आधार मान के अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इसमें 20 जो प्रैक्टिस सेट हैं उनको मैं पूरा कराऊंगा। आपको कुछ और इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए या कहीं पे आपको लग रहा है कि सर जो है कुछ लैक कर रहे हैं, कुछ चीज़ कमी छोड़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल बताइए। बाकी मेरे हिसाब से चीज़ें जो हैं बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, आप इनको बिल्कुल प्रैक्टिस में रखिए और जो है चीज़ों को शेयर कीजिए, जो भी ज़रूरतमंद है उसके साथ में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ में ऑल द बेस्ट, थैंक यू।